अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सबाहत गुल, योर फिज़िक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6। लास्ट हम लोगों ने यूनिट 1 कवर किया था। यूनिट 2 स्टार्ट ना करने का मकसद ये है कि चूँकि दीज आर योर ऑनलाइन क्लासेस और फ़िलहाल यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो यू मे फाइंड द यूनिट 2, 3, 4, 5 डिफ़िकल्ट फॉर यू। यूनिट 6 इज़ बिट ईजियर और इसमें ज़्यादातर वो बातें हैं जो आप पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, तो मैंने इसलिए आपके लिए इस यूनिट को सिलेक्ट किया है। तो पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। यूनिट 6 इज़ ऑल अबाउट वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस यूनिट का नेम भी है वर्क एंड एनर्जी, एंड इन दिस यूनिट मेजर जो हमारी हेडिंग्स होंगी वो यही होंगी। हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं, पावर के बारे में पढ़ेंगे और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्क और पावर तो हम इसी तरह पढ़ेंगे, बट एनर्जी में थोड़ी हम डिटेल में चले जाएंगे, जिसमें हम सबसे पहले एनर्जी की टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास एक काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है, और एक और टॉपिक है अदर टाइप्स ऑफ एनर्जीज का, जो दीगर टाइप्स ऑफ एनर्जीज भी हैं, आप जानते हैं उनके बारे में, हम इनको दोबारा पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी कन्वर्जन एंड कंजर्वेशन के बारे में, कि एनर्जी जो है आप उसको एक टाइप से दूसरी टाइप में यानी वो कन्वर्ट हो सकती है, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और कंजर्वेशन का मतलब ये है कि एनर्जी जो है इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या आप ना खुद से बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। तो दिस इज द सेम फिनोमेना, हम इसको एक ही हेडिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो ये मास एनर्जी इक्विवेलेंस वही है जो मैंने आपको यूनिट 1 में फिजिक्स की डेफिनेशन के साथ बताया था, मास एनर्जी रिलेशनशिप बाय न्यूटन, बाय आइंस्टाइन। इट वाज E इज इक्वल टू mc²। ये वही है, हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। और एक और हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी हमें किन किन सोर्सेज से हासिल होती है। और फिर लास्टली हम पढ़ लेंगे एफिशिएंसी के बारे में, कि किसी काम की किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और वो क्या होती है, ठीक है। पहला टॉपिक जो हमारा इस यूनिट का है डेट इज़ वर्क। वर्क हमारे पास क्या है, जो नॉर्मली हम कहते हैं काम करने को। वर्क क्या है, आप चलते फिरते हैं, कोई काम करते हैं, कोई चीज़ उठाते हैं, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ रखते हैं, इस सब को आप वर्क कहते हैं ना। बट इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अपना बैग लेके खड़े हो जाएं और आपने सारा दिन खड़े रहना है, ये आपका काम है, तो आपके मुताबिक या मेरे मुताबिक आप काम कर रहे होंगे, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स यू विल नॉट बी डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, ठीक है। आप कोई भी काम नहीं कर रहे फिजिक्स के मुताबिक। फिजिक्स के मुताबिक काम क्या है, कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो बॉडी मूव कर जाती है, ठीक है। जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो मूव करे, फॉर एग्जांपल आप अपनी टेबल पे कोई भी चीज़ रखते हैं, कोई बुक रखते हैं और उस बुक को पुश करते हैं, तो वो मूव करती है ना, आगे की तरफ चली जाती है, तो इसको आप कहते हैं वर्क, आपने काम किया। आप बैग लेके चलने लग जाएं, आपने ये काम किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक जगह पे खड़े रहें तो आपने कोई काम नहीं किया। आप दीवार को पुश कर रहे हैं, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने कोई भी काम नहीं किया, ठीक है ना। तो वर्क इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी, मैंने आपको बताया था फिजिक्स में हम फिजिकल क्वांटिटीज को स्टडी करते हैं, एंड फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। तो सबसे हम यहाँ पर जो क्वांटिटी अब पढ़ रहे हैं इट इज़ वर्क, और वर्क इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, इसका एक यूनिट भी होगा। एंड अनदर थिंग, इट इज़ अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो डेफिनेशन पहले हम आ जाते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें कुछ चीज़ें पढ़ते हैं। एक उसकी डेफिनेशन आती है, एक उसका मैथमेटिकल आप प्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप उसका सिंबल पढ़ते हैं कि आप उस क्वांटिटी को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप उसका यूनिट पढ़ते हैं, उस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, जैसे आपने मास का यूनिट किलोग्राम पढ़ा था, ठीक है। फिर आप यूनिट में आ जाते हैं कि यूनिट का सिंबल क्या है और यूनिट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइप ऑफ क्वांटिटी आ जाती है, स्केलर या वेक्टर। तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि क्वांटिटी हमारे पास स्केलर है या वेक्टर है, और हम ये देख लेते हैं कि आया ये बेस क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मूविंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क,
वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, जोर लगाते हैं, ठीक है, एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, डिस्प्लेस का मतलब है कि अपनी प्लेस से हट जाए, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब अगर आप बुक को आगे की तरफ पुश करें तो बुक आगे की तरफ मूव कर जाए, ठीक है ना, अगर आप बुक को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो बुक आपकी तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो अगर आप एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब आप कहेंगे कि वर्क डन हुआ है, वर्क इज सेड टू बी डन, काम को हम तब कहेंगे कि काम हुआ है व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब एक बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करें, एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। नाउ मैथमेटिकली, अब जब मैं इसका मैथमेटिकल लिखती हूँ तो उसका फॉर्मूला, या मैथमेटिकली या फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, तो वर्क का फॉर्मूला क्या आ जाता है, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S। F क्या है, फोर्स है, और S क्या है, डिस्टेंस है ना, यानी आपने एक बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई किया और उसने डिस्टेंस कवर किया तो वर्क डन हुआ। जितनी फोर्स आपकी ज़्यादा होगी उतना वर्क डन ज़्यादा होगा, या जितना बॉडी ने डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया होगा उतना ही वर्क डन ज़्यादा होगा, ठीक है ना। आप देखें, अगर फोर्स को आप ज़्यादा बढ़ाते जाएं, आप इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क ज़्यादा हो जाएगा ना, ये 2 को आप S से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2S हो जाएगा, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4S हो जाता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको ज़रा लिख लेते हैं, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ आपने जो क्रॉस लगाए ना, इस क्रॉस की वजह से ये कॉस थीटा आ जाता है। ये एक और कहानी है, फिलहाल आप इसको एज इट इज समझ लें कि एफ मल्टीप्लाई एस की जगह आपने एफ एस कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। नाउ अब देख लेते हैं इस क्वांटिटी, इस फार्मूला में ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या क्या हैं। डब्ल्यू आपको पता है, डब्ल्यू इज़ वर्क डन, एफ आपके पास फोर्स है, एस आपके पास डिस्टेंस है, और थीटा जो है ये आपके पास एंगल बिटवीन डब्ल्यू एंड एफ, यानी आपने फोर्स अप्लाई की और वर्क डन हुआ, तो फोर्स और वर्क डन के दरमियान क्या एंगल बन रहा है, ये आपके पास थीटा आ जाता है, ठीक है। इसको हम THETA थीटा पढ़ते हैं, ठीक है, या एंगल है ये। अब हम देखते हैं कि वर्क का सिंबल क्या है। वर्क का सिंबल है कैपिटल W, स्मॉल w नहीं है, कैपिटल W है, ठीक है ना। इस कैपिटल और स्मॉल का आपने ख्याल रखना है। फिर हमारे पास आ जाता है वर्क का यूनिट क्या है, तो वर्क का यूनिट है जाउल। जाउल है, कुछ इसको जोल पढ़ते हैं लेकिन जाउल, ठीक है। और जाउल का सिंबल जो है आपके पास वो कैपिटल J है, और जाउल की डेफिनेशन क्या है कि 1 जाउल कितना वर्क डन होता है, यानी मैं आप जैसे आप कहते हैं ना 5 किलोग्राम चीनी या 2 मीटर लेंथ, इस तरह से आप कहते हैं कि जाउल 1 जाउल ऑफ वर्क डन या 2 जाउल ऑफ वर्क डन, तो हम कहते हैं कि ये 1 जाउल कितना होगा वर्क डन, क्योंकि 1 किलोग्राम तो आपके पास मालूम है ना आपको, 1 किलो इतना होता है। 1 मीटर लेंथ भी आप जान सकते हैं अपने इंच टेप की मदद से, बट ये जाउल कितना होता है, तो इसके लिए हम जाउल की डेफिनेशन देखते हैं कि वर्क इज सेड टू बी 1 जाउल। वर्क 1 जाउल होगा, कब 1 जाउल होगा, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, न्यूटन फोर्स का यूनिट है ना, अगर 1 न्यूटन फोर्स डिस्प्लेस करती है एक ऑब्जेक्ट को 1 मीटर तक, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, ठीक है। आपने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, तो आपका वर्क डन कितना होगा, 1 जाउल होगा, ठीक है। तो अगर आप देखें, इसको लिख लें, देखें अभी क्या है, W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S है ना, तो W वर्क डन का यूनिट क्या है, जाउल है, F फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और डिस्टेंस का यूनिट क्या है आपके पास, ये मीटर है, ठीक है ना। तो मैंने इसको इसी फॉर्म में उन क्वांटिटीज़ के सिंबल्स की जगह पर मैंने उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स लिख दिए, ठीक है। तो न्यूटन का सिंबल कैपिटल N है, मीटर का सिंबल स्मॉल m है, तो जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ठीक। ये तो मेरे पास इसका यूनिट आ गया। फिर मेरे पास है वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 और टाइप्स में हम डिस्क्राइब करते हैं। एक हमारे पास आ जाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ और एक आ जाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी डायरेक्शन नहीं होती है,
ठीक है ना, उनकी डायरेक्शन नहीं होती है। और यूनिट 2 में हम जब पढ़ेंगे तो हम इसको दोबारा डिटेल में पढ़ लेंगे, व्हाट आर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देख लें, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, वर्क डन पे हम आ जाते हैं कि हमारे पास वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है और नेगेटिव कब होता है ना। तो अगर आपके पास थीटा एंगल जो है 0 डिग्री हो, दोबारा इधर आ जाए, थीटा क्या है, इट इज एंगल बिटवीन W एंड F, वर्क एंड फोर्स के दरमियानी एंगल है। तो अगर आपका थीटा, आपका एंगल 0 डिग्री हो, 0 डिग्री का क्या मतलब है कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में आपका डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो आपके पास वर्क डन कितना होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। थीटा 90 डिग्री का अगर हो, यानी तो आपका वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। देखें, वर्क डन मैक्सिमम पे थोड़ा दोबारा आ जाए, तो वर्क डन मैक्सिमम कैसे है कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है ना। कॉस थीटा की जगह पर आप अगर 0 पुट करें तो कॉस 0 आपके पास 1 आ जाता है। कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, कॉस 0 1 आ जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई एफ एस, तो ये आपके पास एफ एस आ जाएगा ना, ठीक है। तो ये मैक्सिमम जितनी आपने फोर्स अप्लाई की, जितना डिस्टेंस कवर हुआ, वो सारा का सारा वर्क डन में चला गया। लेकिन आपके पास वर्क डन 0 भी हो सकता है, और ये 0 कब होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपका एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि आपने फोर्स आप एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और डिस्टेंस आपका दूसरी डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पे डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये देखें, यानी कि आपने एक बॉडी को मूव करना है आगे की तरफ और आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। एक बैग ले लें, बैग को आप आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं लेकिन आप उसको खींच रहे ऊपर की तरफ हैं, तो आपका वर्क डन, यानी जो आप इंटेंडेड वर्क डन है, जो आप चाह रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा। तो आपका इस टाइम पे वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। एंगल के बारे में आप जानते हैं ना, देखें ये 90 डिग्री एंगल है ना, इनके दरमियान अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अपना जो आपका डी होता है या प्रोटेक्टर है वो रख के आप देख सकते हैं, ठीक है, 90 डिग्री एंगल कितना होता है। और अगर आपका एंगल 180 डिग्री हो, यानी कि आप फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं और डिस्टेंस दूसरी डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो उस टाइम पे आपके पास वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव आ जाता है आपके पास, अगेन इस फॉर्मूला पे आ जाए, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर आप कैलकुलेटर में पुट करें कॉस 180, थीटा की जगह आप 180 लिखें तो ये आपके पास -1 आ जाता है। तो -1 को आप किसी भी नंबर से, किसी क्वांटिटी से, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस ही हो जाएगी ना, नेगेटिव हो जाएगी। तो आपके पास नेगेटिव वर्क डन आ जाता है, यानी कि उल्टा काम। नेगेटिव का मतलब हमेशा यहाँ आपके पास उल्टा ही होगा। आप फोर्स एक डायरेक्शन में अप्लाई करें, डिस्टेंस आपको दूसरी डायरेक्शन में कवर होता मिल रहा है, तो आपका वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। वर्क डन आपके पास नेगेटिव होगा। ये देखें, फोर्स यहाँ अप्लाई हुई और डिस्टेंस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो इनके दरमियान ये एंगल अगर आप पूरा डी रखें तो पूरा सर्कल, सेमी सर्कल बन रहा है, दिस इज 180 डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा अब आ जाए आपकी बुक की तरफ, तो ये आपका यूनिट 6 आपका टाइटल पेज है, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। इस यूनिट पे हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो जब आप पढ़ चुके तो आप देखें कि आया आपको इसकी समझ आ गई है, यानी बाय द एंड ऑफ चैप्टर आप इन सब चेक लिस्ट को, इनको आप रिवाइव करें, रिव्यू करें, और आप देखें कि आया आप ये चीज़ें सीखे हैं या नहीं। जैसे आज हमने क्या पढ़ा, डिफाइन वर्क एंड इट्स एसआई यूनिट, वर्क को डिफाइन कर उसके एसआई यूनिट को तो आप सीख गए हैं ना। Calculate work done using equation W is equal to work into distance moved in the direction of force। ये फार्मूला है आपका, जो आप इसकी मदद से वर्क डन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये दो आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमने इन्हीं को पढ़ना है। तो थोड़ा सा आ जाते हैं, अब यहाँ पर देखें, वर्क डन के बारे में हमारे पास है, तो थोड़ी सी इसकी जनरल सी एक्सप्लेनेशन गिवन है, और ये वर्क की डेफिनेशन है, ये इसका मैथमेटिकल है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने एफ एस कॉस थीटा की फॉर्म में नहीं दिया हुआ, वो इन्होंने आपको यहाँ नेक्स्ट पेज पे दे दिया है, तो इट इज़ नो इशू, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, एंड में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखें आप इस पिक्चर में
कि ये बंदा जो है इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना, ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, तो हम कहते हैं कि दिस मैन इज डूइंग सम वर्क डन, ठीक है ना। प्ले इज वर्क, आपसे पूछा जा रहा है क्या खेलना कूदना काम है, हु इज डूइंग मोर वर्क। अब यहाँ पे आप देखें, अ बॉय प्लेइंग एंड रनिंग इन स्कूल ग्राउंड और अ टीचर सिटिंग ऑन चेयर वर्किंग ऑन फिजिक्स प्रॉब्लम्स। कौन काम कर रहा है, एक बॉय जो कि खेल रहा है और स्कूल के ग्राउंड में भाग दौड़ रहा है, या आपके टीचर जो आपकी चेयर पे बैठ गए हैं, मतलब टीचर चेयर पे बैठे हुए हैं और वो फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो कौन काम कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा कॉस थीटा की वजह, कि कॉस थीटा क्यों आ गया है, तो उसकी वजह यह है कि देखें अब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पहले तो हमारे पास फोर्स, एक तो हम स्ट्रेट डायरेक्शन में फोर्स ले रहे थे ना, इस तरीके से फोर्स, यानी आप अगर डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पर फोर्स जो है वो कुछ एंगल पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, इस एंगल पे आप इस ब्लॉक के ऊपर आप, जब इसको खींच रहा है ये आदमी, तो कुछ एंगल बना रहा है और कुछ एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन आप देखते हैं कि ये ब्लॉक इस तरह से तो नहीं उठता ना, दिस इज कॉमन ऑब्जर्वेशन। आप कोई भी चीज़ इस तरीके से खींच के देखें तो वो ऑब्जेक्ट जो है, जैसे ये ब्लॉक है तो ये स्ट्रेट मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ नहीं उठेगा। तो अगर ये स्ट्रेट मूव कर रहा है तो आप ये वाला कंपोनेंट लेंगे फोर्स का, वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा। अगर आपने ऐसे फोर्स अप्लाई किया और ब्लॉक ऊपर की तरफ को उठता है, ऊपर की तरफ मूव होता है, तो फिर आप f की जगह f ऑफ साइन थीटा लिखते हैं। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला आ जाता है w इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस, तो f की जगह पर आप f कॉस थीटा या f साइन थीटा लिखते हैं, बट मोस्टली हम f कॉस थीटा लिखते हैं, क्योंकि जब आप इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा होता है, ठीक है ना, तो आपके पास f कॉस थीटा आ जाता है, ठीक है। चाउल जो है एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम था, इंग्लिश फिजिकिस्ट था, जेम्स प्रेस्कॉट चाउल, उसके नाम पे ये यूनिट रखा गया है, ठीक है ना। और वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, हाउएवर फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, सम टाइम फोर्स इज नॉट परफेक्टली अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन चूंकि देखें मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है और फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हुई है, तो सम टाइम्स जो फोर्स है वो प्रॉपर डायरेक्शन में अप्लाई नहीं हो रही होती मोशन की, तो इससे हम वर्क को जो है स्केलर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फिगर इन विच अ बॉक्स इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल direction and force F is applied making certain angle theta with the horizontal. In such situations, the force is resolved into its rectangular components. From the figure, it is clear that the effective component of force in the direction of motion is F cos theta. Effective component यही वही component है ना कि जिस component की direction में body move कर रही है, ठीक है, तो यहाँ effective component F cos theta है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया कि वर्क डन में एफ की जगह पर एफ कॉस थीटा लिख दिया, ठीक है। अब एक एग्जांपल है आपके पास, अ पर्सन पुल्स अ सूटकेस थ्रू द एयरपोर्ट एट 45 डिग्री एंगल। एक आदमी है वो अपने सूटकेस को एयरपोर्ट पे पुल कर रहा है 45 डिग्री एंगल पे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये सूटकेस है, उसको ले जाना चाह रहा है, लेकिन वो इस तरीके से खींच रहा है उसको, 45 डिग्री एंगल अप्लाई कर रहा है। तो ये 45 डिग्री एंगल क्या है आपके पास, ये थीटा है ना, एंगल 45 डिग्री। टेंशन इन द रोप इज 20 न्यूटन। टेंशन भी फोर्स है, ठीक है, टेंशन इज आल्सो अ फोर्स। और अगर आपको टेंशन से समझ नहीं आती तो आप यहाँ पर यूनिट देख लेना, 20 के साथ क्या यूनिट लिखा हुआ है, कैपिटल एन। कैपिटल एन मैंने आपको बताया कि ये फोर्स का यूनिट न्यूटन है, ठीक है, तो आपको फोर्स गिवन है। फिर देखिए जो न्यूमेरिकल था ना, आपने इसमें से डेटा निकालना है। एक आपको देखा यहाँ पे 45 डिग्री एंगल, ये आपको पता चल रहा है ये थीटा है, यहाँ आपको पता चल रहा है 20 न्यूटन ये फोर्स है। हाउ मच वर्क डज द टेंशन डू, टेंशन में फिर कह रही हूँ टेंशन फोर्स ही है, कि कितना काम ये फोर्स करेगी इफ़ द सूटकेस इज पुल्ड 100 मीटर। अगर ये अब देखें 100 मीटर क्या है, पुल 100 मीटर आप इसको पुल करते हैं तो 100 मीटर, तो मीटर आपको यूनिट से पता चल रहा है कि ये डिस्टेंस है ना, 100 मीटर तो ये डिस्टेंस है। तो हम यहाँ गिवन या डेटा में लिख लेते हैं कि टेंशन इज इक्वल टू फोर्स एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन, डिस्टेंस 100 मीटर, एंगल थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपने फाइंड क्या करना है, हाउ मच वर्क,
कितना काम हुआ है, तो वर्क आपने फाइंड करना है। रिक्वायर्ड आपको क्या है, वर्क, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए जब आप डेटा लिख रहे होते हैं ना, इस तरह आप रिक्वायर्ड में लिखते हैं, तो आप वो क्वांटिटी का नेम, कॉमा और उसका सिंबल लिखें। मेक इट अ कॉमन प्रैक्टिस। आप इस तरह लिखते रहेंगे तो एक तो ये होगा कि आपका काम ज़रा प्रेजेंटेबल हो जाता है, दूसरा ये कि आपको ये इनके सिंबल्स याद होने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से करने की कोशिश करें। अब हम सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। यहाँ आप सोल्यूशन लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ वर्क, अब देखिए वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, वी नो डैट W इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एस, ठीक है ना। आप यहाँ पर इसको पुट करें, या आप एफ एस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो एफ क्या था आपके पास, फोर्स कितनी थी, 20 न्यूटन, तो एफ की जगह 20 न्यूटन। कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा कितना था, 45 डिग्री, 45 डिग्री मल्टीप्लाई एस की जगह पर आप क्या लिखेंगे, डिस्टेंस जो आपके पास था ये 100 मीटर, 100 मीटर। यानी ये जो फॉर्मूला है ना वर्क का, इसमें इसी तरीके से पैटर्न से आप इनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे, ठीक है। जब आप इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सॉल्व कर लें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई 100 तो 2000 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, न्यूटन मीटर। और कॉस 45 आपके पास 0.707 आ जाता है। अगेन इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 1400 न्यूटन मीटर की जगह क्या आ जाएगा, जूल, ठीक है। Because a person pulls the rope, we would say informally that the person does 1400 joule of work on the suitcase. तो कितना वर्क डन हुआ, 1400 joule। अब यहाँ आपके पास एक असाइनमेंट गिवन है, टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर गेम होती है जिसमें दो साइड से आप रस्सी को खींचते हैं, रस्सा कशी जिसे आप कहते हैं, ठीक है ना, ये वो गेम है, उसको टग ऑफ वॉर कहते हैं। तो ड्यूरिंग अ टग ऑफ वॉर, टीम ए पुल्स ऑन टीम बी बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1100 न्यूटन ऑन द रोप बिटवीन देम। तो यहाँ आपको फोर्स कितनी गिवन है, 1100 न्यूटन, ठीक है। द रोप रिमेन्स पैरेलल टू द ग्राउंड। हाउ मच वर्क does team A do if they pull team B towards them a distance of 2.0 मीटर। अब डिस्टेंस आपको कितना गिवन है, 2.0 मीटर। हाउ मच वर्क डन, कितना काम हुआ। अब यहाँ आप देखें कि आपको एंगल थीटा गिवन नहीं है, ठीक है ना, थीटा आपको गिवन नहीं है। तो आपके पास यहाँ पर जहाँ आपको थीटा गिवन नहीं होता तो आप W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस, सिंपली ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर यही फार्मूला यूज़ करना है। हाउ मच वर्क, तो वर्क आपने फाइंड करना है, W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। याद रखें कि आपने यूनिट जूल एंड में ज़रूर लिखना है वर्क के साथ, ठीक है। तो ये आपका आज का टास्क है, आप इसको करें जिस तरीके से आपको वर्क का बताया गया है। ये तो मैंने आपको नोट बना के दिया है, आप अपनी बुक से अपने लिए खुद नोट्स बना सकते हैं। इन चीज़ों को हेडिंग्स दें, जितना आप हेडिंग्स दे दे के अपना टॉपिक कवर करते हैं उतना बेहतर आपका प्रेजेंटेबल भी हो जाता है और आपको याद भी हो जाता है। और जब आपका चेकर आपका पेपर चेक करे तो उसके लिए भी बहुत आसानी होती है पेपर चेक करने में, और आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ें, जो आपको समझ नहीं आता आप मुझसे पूछें, एग्जाम्पल करें और ये असाइनमेंट करें। दिस इज़ ईजी। आप इसमें आसान तरीके से करें, जैसे आपने यूनिट 1 में की थी ना, इस तरह आसान तरीके से करें। आपको समझ नहीं आती है तो आप फिर मुझसे पूछें, ठीक है। कल हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।